वेलकम टू एडुग्रीड गाइस। आ गए आपके प्रोफेसर आपके लिए ला के सेक्शन एफ का पहला चैप्टर कंपनीज फाइनल अकाउंट। सर बहुत सारी कमेंट्स आप लोगों ने कर दी सर, सेक्शन ई दे दो, एफ दे दो, दूंगा दूंगा सब दूंगा, लेकिन मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोगों ने अभी तक में सेक्शन ए बी सी डी चारों के चारों 100% कंप्लीट कर लिए हैं कि सर 54 आउट ऑफ 50 तो कंफर्म ही है हमारे। इतने कितने लोग हैं? जल्दी से बता दो सर, जल्दी से बता दो। ठीक है, अकाउंट के अंदर तुमको जिससे डर लगता है मुझे उसी से प्यार होता है। तुम कंपनी का फाइनल अकाउंट देख के डरते हो, मैं देख के एक्साइट होता हूँ और यही एक्साइटमेंट की वजह से ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं ये चैप्टर को लेकर लाइव में आ जाता ना, तुमने जो पढ़ाने नहीं देते। ठीक है, लव यू सर, लव यू सर, इतना प्यार करते हो मुझे, लेकिन मेरे भी क्या करूं, मन वहां पे चला जाता है चैट बॉक्स के अंदर। तो भाई पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा वीडियो, ये वीडियो देख लिया इसके बाद तुमको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। सर लेक्चर भी चालू होगा, अच्छे से कंटेंट भी डिलीवर होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आखिर में आपके लिए होमवर्क भी रखा हुआ है। सर रेगुलर पढ़ना है, फुल स्केप और पेन लेके बैठ जाओ। अगर तुम्हारे अंदर दम है मुझसे पहले आंसर करके दिखा दो। ठीक है, आ जाएगा, चिंता मत करो, बहुत इजी चैप्टर है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के कंपनीज फाइनल अकाउंट विद प्रोफेसर वीएस पटेल। सर सिर्फ 11 मार्क्स का समय, सिर्फ 11 मार्क्स का, 11 मार्क्स का सम 11 मिनट में करके लाएंगे। आपका है पहला क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन पढ़ा उससे पहले थोड़े अपने लोग फंडामेंटल की ओर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमको जरूरी है यहाँ पे 4-5 चीजें जाना। ठीक है, आइए वो 4-5 चीजें क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो आपका पूरा चैप्टर है वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, लेकिन इसको लास्ट में अटेम्प्ट नहीं करना है। ए वाले क्वेश्चन को कहां पे अटेम्प्ट करना है वो मैंने दे चुका हूं आपको टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियो के अंदर, आई बटन पे आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा अभी तक नहीं देखा तो। अगर वो देख लिया तो 2.25 घंटे में पेपर खत्म, नहीं देखा तो कहीं पे पछताने का टाइम ना आ जाए तुम्हारा, ध्यान रखना। सर करना क्या है, ये पूरे का पूरा आपका जो यहाँ पे फाइनल अकाउंट है वो पहले वालों की तरह नहीं है। आजकल यही फाइनल अकाउंट हर जगह यूज होता है। आफ्टर 2013 कंपनीज एक्ट वर्टिकल स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपको यही कंपनीज अकाउंट बनाना है, इसके अलावा कुछ और नहीं बनाना है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या क्या बनता है, सिर्फ 2 चीजें बनती है, दोनों ही पहले तो स्टेटमेंट है, 2 चीजें बनती है और दोनों को ही क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। यहाँ पे अकाउंट्स नहीं बनते, यहाँ पे क्या बनते हैं, स्टेटमेंट। सर ये कौन सा स्टेटमेंट बनेगा, पहले बनेगा पीएनएल और फिर बनेगा आपका बैलेंस शीट। तो सर ये 2 ही चीजें बनेगी। जैसे कि फाइनल अकाउंट में स्टैंडर्ड 11 और स्टैंडर्ड 12 के अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट आते थे, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2 ही एडजस्टमेंट है खाली, ओनली 2 एडजस्टमेंट इज गिवन, ओनली 2 एडजस्टमेंट इज गिवन। सर दोनों एडजस्टमेंट भी लिख देता हूं, उनकी दोनों इफेक्ट भी लिख देता हूं। सर पहला एडजस्टमेंट क्या है, पहला जैसे आप सम करोगे आपको आएगा टैक्स, पूरा लिखो तो प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है सर, टैक्स की 2 इफेक्ट होती है। पहली इफेक्ट आपको करनी है पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर, जहां पे आप पीबीटी माइनस टैक्स करोगे। समझ में आ गया? तो सर ये जो पीबीटी माइनस टैक्स करोगे तो आपको मिलेगा क्या, पेट मिलेगा, और वही पेट का दूसरा एडजस्टमेंट है। सर टैक्स की अब दूसरी इफेक्ट कहां करोगे, आप करोगे बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और अगर आपको नंबर में बोलूं तो 9 नंबर। सर 9 नंबर क्या है, आपको एक बैलेंस शीट ये दी हुई है। ठीक है, मे भी पेज नंबर 126 आपके बुक के है, ओपन कर लेना। 126 पे आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है पूरा का पूरा, उसके अंदर खाली आपको 20 लाइन याद रखनी है। सर आपको कुछ आए कि नहीं वो फॉर्मेट पहले छाप देना, फॉर्मेट पहले छाप देना, फिर सबकी शुरुआत करने बैठना। ठीक है, अगर उतना भी कर दोगे आपका क्वेश्चन आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सर तो सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हमको 9 नंबर पे लिखना है, 2 इफेक्ट होती है टैक्स की। सर दूसरा एडजस्टमेंट, जैसे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करते हो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। और ये जो नेट प्रॉफिट है आपका, इसकी भी 2 इफेक्ट होगी, एक तो पीएनएल अकाउंट में ऑब्वियसली यहाँ पे हमको पीबीटी मिलेगा, दूसरा सर बैलेंस शीट के अंदर आपको कहां लिखना है, सरप्लस एंड रिजर्व, ये हेडिंग है याद रख लो, सरप्लस एंड रिजर्व। सर नंबर के ऊपर बात करूं तो दूसरे नंबर में ही आता है। सर ये 2 एडजस्टमेंट है, इन दोनों के इफेक्ट याद रख लो। मैं 1 सेकंड के लिए बाहर जाता हूं, स्क्रीनशॉट खींच लो, पेन
पेपर या फुलस्केप, पेन फुलस्केप और किताब लेके ही बैठना। हो सकता है आपको अगर यहाँ पे कोई अमाउंट ना दिखे, आपकी बुक में दिखे, और हाथों हाथ गिनने ही लगना, चालू पड़ जाना, ठीक है। तो क्या होगा, 1 घंटे का वर्थ है, 1 घंटे के अंदर मैं सम खत्म कर दूंगा। समय की कीमत तुमसे ज्यादा मुझे पता है, ठीक है। आ जाओ सर, शुरू करूं। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, following balances are extracted from books of Star Limited. Prepare balance sheet as per Schedule 3. सर जब भी आपको देखिए Schedule 3 की बैलेंस शीट बनानी है as per the Companies Act 2013, आपको यही वाला चैप्टर करना है। सर आइए, क्वेश्चन क्या है आपका, सर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। सर अकर्ड कमीशन, यानी कि सर एक कमीशन मिलना बाकी है, इसको क्या बोलते हैं, अकर्ड कमीशन। कहां पे आएगा, 20 नंबर पे। सर यहाँ पे ना नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सर उसके अकॉर्डिंग अगर आप गिनने जाओगे तो पहली नो लायबिलिटी है, और नीचे की जो 11 है आपके पास, वो क्या है, आपकी असेट्स है। तो सर अकर्ड कमीशन 20 नंबर पे आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, मैं आप लिख देता हूं असेट। इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी, बैंक बैलेंस असेट, जनरल रिजर्व लायबिलिटी, क्लोजिंग स्टॉक असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, डेटर्स असेट। सर 10% डिबेंचर लायबिलिटी, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारे लिए, असेट होता है। हर तरह का इन्वेस्टमेंट असेट होता है। उसके बाद सर ये दोनों चीजें आईएमपी है, ये आपको याद रखनी है, उसकी इफेक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा, वेरी स्पेशल, ठीक है। क्या है दोनों चीजें, कस्टम डिपॉजिट। कई बार आपको कस्टम डिपॉजिट या टेलीफोन डिपॉजिट वाले क्वेश्चंस जानबूझ के डालते हैं। क्यों डालते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट कंफ्यूज नहीं होना, क्लियरिटी के साथ जाना है, ठीक है अपने को। तो भाई कस्टम डिपॉजिट आ गया और नीचे आ गया ग्रेच्युटी फंड। उसके बाद तो सर आपको दिया हुआ है टैक्स, 60,000 की अमाउंट आपको डायरेक्ट डिडक्ट करनी है। सर सम बहुत ही इजी है, ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है जिसके अंदर आपको कोई भी टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी इसको करो तो हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब आपको उसका फॉर्मेट पता होगा। कब होगा, जब आपको उसका फॉर्मेट पता होगा। तो सर फाइनल अकाउंट अगर आप कर रहे हो तो आपको उसका फॉर्मेट पता होना जरूरी है। 20 लाइन की बैलेंस शीट है, अगर वो बैलेंस शीट आपको नहीं आती तो आप ये सम नहीं कर पाओगे। आइए सर उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे खाली ये सम डिस्कस करने आया हूँ, 2 से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, और अगर वो पूछ ले तो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बस उसी डर की वजह से मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ। बाकी ये चैप्टर बहुत इजी है, 11 मार्क्स में से 11 मार्क्स हर एक बच्चा ला सकता है, ठीक है। बैलेंस शीट याद कर लो, पेज नंबर 126 पे दी हुई है, 20 लाइन है, याद रख लो उसको। 20 लाइन के अंदर से देखो, मैं यहाँ पे तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटी। थोड़ा मैं मेरा पॉइंट छोटा कर लेता हूं, सर ध्यान दीजिएगा। 2 हेडिंग आते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी और यहाँ पे असेट। सर यहाँ पे मैं आपके लिए नंबर लिख देता हूं, शेयर कैपिटल पहला नंबर है, रिजर्व एंड सरप्लस दूसरा नंबर है। जब उसके बाद आता है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें 3 चीजें होती है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद बेटा आता है करंट लायबिलिटी, फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, 7 नंबर पे आएगा ट्रेड पेएबल, और 17 नंबर पे आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ये याद रख लेना, 7 और 17 का जुगलबंदी होता है। 8 पे अदर्स और 9 पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सर खत्म हो गया। आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो सर, अगर के पहले मान लो हमने यहाँ पे इक्विटी लिख दिया, अब सर इक्विटी के अंदर पहला हेडिंग आएगा इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा आएगा करंट लायबिलिटी। अब ऐसा याद रखो कि सर यहाँ पे 2 चीजें आती है, यहाँ पे 3 आती है, और यहाँ पे 4 चीजें आती है। सर ऐसे भी याद रख लो, तो एटलीस्ट अगर आप फॉरवर्ड में एक आध लाइन ऊपर नीचे भूल भी जाओगे ना, तो भी आपकी सीक्वेंस नहीं टूटेगी। इक्विटी शेयर, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इसको भी याद रखने की शॉर्टकट ट्रिक सिखा देता हूं, बीएलपी, ठीक है। अब जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, उनको मैंने ये सब शॉर्टकट ट्रिक सिखाई हुई है, और बहुत अच्छे तरीके से सिखाई हुई है। यहाँ पे आता है तुम्हारा शेयर कैप और रिजर्व, जो हमने बात की थी। लेकिन सर एनएलपी कैसे याद रखोगे, ध्यान देना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। याद रखने के लिए आपको लिखना है BLP, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी
एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर हो गया याद, बीएलपी तो याद रहेगा ही ना, क्यों नहीं रहेगा। बीएलपी का मतलब क्या होता है, बे लल्लू पैसा दे। ठीक है, आपका कोई दोस्त है वो रुपए ले गया आपसे 500 रुपए, अभी तक दे नहीं रहा, उसको आप क्या बोलोगे, ए बीएलपी रुपए दे, बे लल्लू पैसा दे, बीएलपी। अब सर यही के यही नीचे यही बीएलपी होता है, पर वो कैसे होता है, देखो बी, फिर बीच में ना एक बंदा आ जाता है जो है क्रेडिटर्स, जो कौन है, क्रेडिटर्स, और वापिस यहां पे फिर एल और यहां पे पी। सर अभी क्रेडिटर्स 7 नंबर पे आएगा, ये चीज याद रखना, 7 पे क्रेडिटर्स आएगा, 17 पे डेटर्स आएगा, 7 पे क्रेडिटर्स, 17 पे डेटर्स। यानी कि सर मैंने आपको लायबिलिटी का फॉर्मेट भी याद करा दिया। इक्विटी में 2 चीजें आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व। नॉन करंट लायबिलिटी में 3 चीज आती है, बीएलपी लॉन्ग टर्म बोरोविंग, एल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, पी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर करंट लायबिलिटी के अंदर भी बीएलपी आता है, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, क्रेडिटर्स आ जाता है कि भाई बी शॉर्ट टर्म बोरोविंग, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सर पूरे का पूरा क्या हो गया, मैंने आपको इक्विटी का फॉर्मेट दे दिया। असेट का फॉर्मेट आपके सामने है सर, इसी तरीके का फॉर्मेट होता है, कुछ नया नहीं है, पढ़ो और याद रखो। शम्स की शुरुआत करें सर, मेरे को ये सब हटाना पड़ेगा। सर आपको क्वेश्चन में, अब आप काम करते हैं, हम लोग पहली 3 चीजें लेते हैं। अकर्ड कमीशन 20,000 है सर, वो 20 नंबर पे आएगा करंट असेट में। तो सर देखो यहाँ पे करंट असेट में हमको जाना पड़ेगा सर, यहाँ पे नीचे अदर करंट असेट 20,000 मिल गया सर आपको। चलो लैंड एंड बिल्डिंग असेट और इक्विटी शेयर कैपिटल 1 नंबर पे आएगा। टेंजिबल असेट दोनों की वैल्यू 10 लाख रुपए है। देखो टेंजिबल असेट लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए, और यहाँ पे सबसे पहला शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए। यानी कि सर यहाँ पे चलो लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं यहीं से, मेरे पास किताब नहीं है, दोनों साथ में मैं एक स्लाइड पे ला नहीं सकता था। यही रीजन है कि यूट्यूब पे आज तक किसी ने ना ही शेयर कैपिटल पढ़ाया है, ना ही एडमिशन पढ़ाया है, ना ही इक्विटी पढ़ाया है, कुछ नहीं पढ़ा पाते कोई। क्यों, क्योंकि एक साथ हो नहीं पाता। लेकिन मुझे मेरे बच्चों पे भरोसा है कि वो लोग किताब खोल के बैठेंगे, एटलीस्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल 1 नंबर पे आता है, जनरल रिजर्व। सर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हर तरीके के रिजर्व भी आते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट भी आता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट। सर अगर लॉस हो जाए तो अगर इसकी कोई वैल्यू है तो उसमें से माइनस कर देने का। सर 10% जो डिबेंचर है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गए। सर हमको कैसे पता चलेगा लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, कहीं लिखा तो नहीं है, दैट्स द पॉइंट। अगर शॉर्ट टर्म होगा तो मेंशन करेंगे, मेंशन क्या करेंगे, विद इन द ईयर, ठीक है, या तो फिर नॉट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पीरियड दिया होगा 6 महीना तो सर शॉर्ट टर्म होगा। कुछ भी नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम क्या करने का, ये कि ये लॉन्ग टर्म है। उसके बाद आ गया अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हमारे पास नहीं थी, हमने डैश कर दिया। ग्रेच्युटी फंड, सर वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। अब ग्रेच्युटी फंड क्या होता है वो अभी याद मत करो, ठीक है। ग्रेच्युटी फंड और प्रोविडेंट फंड दोनों यहीं पे आएगा आपका, याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म बोरोविंग नहीं थी, डैश कर दिया। क्रेडिटर सर याद रखो 7 नंबर पे क्रेडिटर, 17 नंबर पे डेटर्स, ये फिक्स है। 7 पे क्रेडिटर, 17 पे डेटर, 7 पे खतरा, 17 पे ज्यादा खतरा। तो सर क्रेडिटर्स की वैल्यू 4 लाख रुपए है, अदर करंट लायबिलिटी नहीं थी, डैश कर दिया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 जो हमने क्वेश्चन में देखा था। उसके बाद सर आपको क्या करना है, आपको हेडिंग वाइज टोटल करने हैं। 10 लाख प्लस 20,000 10 20, 1 30 प्लस 20 1 50, 4 लाख प्लस 60 4 60, और इनका टोटल कर दो। सर बैलेंस शीट का रूल्स ये कहता है कि लायबिलिटी और असेट दोनों ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। ऑलवेज कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और सर ये चैप्टर के अंदर आपका लायबिलिटी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत कम लायबिलिटीज दिया हुआ है। पूरा फॉर्मेट याद करा दिया, और क्या कराऊं मैं आपको, ठीक है। बीएलपी याद रख लो, पूरा फॉर्मेट याद हो गया आपका। मतलब कि सर यहाँ पे लायबिलिटी सही होगी तो लायबिलिटी का टोटल आता है, उसको मार मचोड़ के कैसे भी करके असेट ले आओ, देख लो कौन सी वैल्यू डालोगे तो उतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना भाई, 11 मार्क्स का समय, ध्यान दो आगे बढ़ते। सर लैंड एंड बिल्डिंग हमको पता है असेट में आता है। तुमको मैंने बोला था डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है तो क्या होगा, असेट में आएगा। कस्टम डिपॉजिट सर लॉन्ग टर्म एडवांसेस होता है, एडवांसेस का एक ही पॉइंट आएगा और वो यहीं पे आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे सर कस्टम डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट दोनों ही लिखा जाता है, ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के अंदर 1,25,000, उसके बाद से कुछ नहीं था, डैश कर दिया। इनका टोटल किया 11,55,000 रुपए। फिर से करंट इन्वेस्टमेंट नहीं थे, डैश किया।
क्लोजिंग स्टॉक सबको पता है, इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो सर मैंने स्टॉक लिख दिया, यहाँ पे डेटर्स लिख दिया, बैंक बैलेंस लिख दिया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं था तो मैं हटा दिया। सर देखो एक होता है ये कस्टम डिपॉजिट जो लॉन्ग टर्म एडवांस है, यहाँ पे आता है शॉर्ट टर्म एडवांस, जब आएगा तो बता दूंगा। अदर करंट एसेट के अंदर हमने लिखा था 20,000, ठीक है, वो क्या था, अकॉर्ड कमीशन था। सर खत्म, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस स्लाइड में, 4 ही क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन में से आपकी बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। वो सर ने बोल दिया पेपर पूरे का पूरा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन में करा चुका हूं, ऐसे ही समझाता जाऊंगा, जहां जहां ऐसा लगेगा कि ये चीज आपको ज्यादा जरूरी है समझनी, वो ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ज्यादा लोड नहीं लेना, 4 ही क्वेश्चन करने हैं, 4 में से एक क्वेश्चन कल तुम्हारे हाथ में होगा 3/15 को। सर शुरू करते हैं दूसरा। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ गुजरात लिमिटेड एज ऑन 31 March 2017. Prepare statement indicating asset और balance sheet as per the schedule 3 of the Companies Act 2013. सर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसका शेड्यूल वगैरह क्या रहेगा। आओ सर वापिस से बोल देता हूं। सर पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 से 3 चीजें ऐसी होगी जो तुमको नहीं पता, सिर्फ 2 से 3 चीजें, उसके लिए पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे है। बाकी अभी अभी जो मैंने सम करा है उसके अंदर सबसे पहली लाइन क्या थी, अकॉर्ड इंटरेस्ट। तो सर यहाँ पे क्या है, अकॉर्ड इंटरेस्ट। अब मैं आपको कितनी ही बार बता दूं कि अकॉर्ड इंटरेस्ट कहां पे आएगा, 20 नंबर पे आएगा। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, असेट है, कैश असेट, ट्रेडमार्क असेट, डेटर 17 नंबर याद है ना तुमको, ठीक है। 7 पे क्रेडिटर, 17 पे खतरा, कौन है, डेटर्स। बूच मार देंगे तो क्या करोगे। लेकिन सर यहाँ पे आगे 10% नर्मदा बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड। लूज टूल्स क्या होता है सर, लूज टूल्स क्या है, वो पता है कंपनी में आपके घर में जो पाना पकड़ लेके बैठ जाते हो ना आप लोग, वो पाना पकड़ को ही लूज टूल्स बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर अवारनवार मशीनें बिगड़ती रहती है तो उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है। सर आगे के क्वेश्चन के अंदर कस्टम डिपॉजिट था, यहाँ पे क्या है, टेलीफोन डिपॉजिट है। सर ओके, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, लेकिन 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 यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है टेम्पररी। सर क्या बोला, पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 चीज ऐसी होगी जो तुमको नहीं पता, उसके लिए मैं बैठा हूं, तुम मत चिंता लो, मत टेंशन मेरे को दे दो, तुम एकदम फ्री रहो, टेंशन लेने के लिए मैं बैठा हूं। और बहुत ज्यादा टेंशन में बियर कर सकता हूं, आप उसका भी टेंशन मत लो कि सर को कितना टेंशन दे। आओ सर क्वेश्चन ये रहा, यहीं पे खत्म, यहीं पे शुरू हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन के अंदर हमको सबसे पहले याद है क्वेश्चन इंटरेस्ट अकॉर्ड लिखा हुआ था, पहले वो ये रहा, लिख दो इंटरेस्ट अकॉर्ड। चलो ये हो गया, इंटरेस्ट अकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सर अगर आपको सम आता है तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे लायबिलिटीज नहीं थी, खाली असेट्स ही दी हुई थी। क्या दी हुई थी, खाली असेट्स। तो हमने क्या कर दिया, खाली असेट्स बना दिया। सर इतना क्वेश्चन थोड़ी 11 मार्क्स में पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे वो लोग, लेकिन तुमको करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे वो चीजें दी हुई है, अलग अलग चीजें जो तुम्हारे 11 मार्क्स के सम के अंदर वो डाल देंगे, ठीक है। तुमको इसी को मर्ज करके सम पूछ लेंगे, एक वाला पोर्शन उठाएंगे लायबिलिटीज का, दूसरा पोर्शन उठाएंगे असेट्स का, फिर उसकी वैल्यू को सिंक्रोनाइज करके तुमको क्वेश्चन बना के दे देंगे। तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत कम ही दिखते हैं, लेकिन ये सब चीजें तुमने अगर कर दी होगी, तुमको पता होगी कि अगर देखो प्लांट मशीनरी यहाँ पे आएगा, ट्रेडमार्क यहाँ पे आएगा, और 10% नर्मदा बॉन्ड सर इन्वेस्टमेंट में आएगा, ऐसा क्यों है, तो मैं समझाता हूँ। सर गवर्नमेंट के अंदर आपका आता है बॉन्ड। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तब वैसे तो तुम में से बहुत कम लोग थे, 500 550 सब्सक्राइबर थे तब मेरे, थैंक यू आपके प्यार के लिए अगेन। तो सर मैंने तब भी बोला था कि अगर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड में रुपए लगाते हो तो उसका एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आपको हर साल मिलता है। डजेंट मैटर मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, ठीक है। अभी मैं मार्केट की बात करूं तो पिछले 2 महीने से मार्केट रेड ही जा रहा है, धो दिया सबको मार्केट ने, ठीक है। तो डजेंट मैटर, अगर आपका 10% नर्मदा बॉन्ड है तो आप उसका फिक्र मत करो, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हर तरह का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आता है। सर यहाँ पे भी 2 ही चीज है, नॉन करंट और करंट। अगर लिखा हुआ है टेम्पररी है तो करंट है। सर टेम्पररी कहाँ लिखा हुआ था, म्यूचुअल फंड यूनिट में लिखा हुआ था, तो सर वो क्या है, वो करंट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। मैंने आपको ये भी बोला था सर लॉन्ग टर्म एडवांस में 2 चीजें आती है, कस्टम डिपॉजिट और टेलीफोन डिपॉजिट, आपको याद रखना पड़ेगा ना, क्यों नहीं रखोगे तुम लोग। आओ इसका नंबरिंग कर देते हैं, ये है आपका 10 नंबर, ये है 11, 12, 13 और 14। सर इसको भी याद रखने की शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, पहले मैं पूरे नंबर दे देता हूं, 15, 16,
17, 18, 90 और 20। इसी के साथ जैसे ये मेरा सम खत्म होगा मैं आपको पूरे का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझा दूंगा। इसके बाद आता हूं पीएनएल के ऊपर। सर याद कैसे रखोगे? ऊपर का 9 याद रखा दिया सर, बीपीएल बीएलपी से, बोरोइंग लायबिलिटी और प्रोविजन। तो सर इसको मैं याद रखा दूंगा 10 से टेंजिबल, इंग्लिश तो प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं 10। तो सर 10 से टेंजिबल, 11 से इंटेंजिबल। क्या बोला? 10 से टेंजिबल, 11 से इंटेंजिबल। फिर रिपीट होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड नॉन करंट असेट्स, अदर्स, मतलब अपने याद रख लो अदर्स। सेम उसी तरीके से नॉन करंट का हो गया यहाँ पे करंट, लॉन्ग टर्म लोन्स की जगह अब देखो थोड़ा यहाँ पे आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स की जगह हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स और फिर अदर्स। लेकिन सर यहाँ पे बीच में 17 और 18 नंबर में कुछ रह गया। तो हमको पता है 17 तो हमको पता ही है, 17 मतलब खतरा, खतरा कौन है? डेटर्स, कभी भी बुझवा सकता है। तो 17 पे डेटर्स। लेकिन सर 18 नंबर जो है उस पे आता है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि सर कैश और बैंक बैलेंस यहाँ पे लिखा जाता है और उसके ऊपर सर 16 पे स्टॉक। ठीक है, इन्वेंट्रीज को ही हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्रीज को ही हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक। तो सर इसी तरीके से फॉर्मेट याद रखना होता है। सबकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, आप देखिए एक बार। ठीक है, अब काफी अच्छा दिखेगा। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड टेम्पररी था तो हमने लिखा शॉर्ट टर्म करंट इन्वेस्टमेंट में, लूज टू लिख दिया इन्वेंट्रीज में, स्टॉक्स में। डेटर 17 नंबर, कैश 18 क्योंकि हाथ में होना चाहिए। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमारे पास नहीं थी तो हमने डैश कर दिया। और अदर्स करंट होगा तो 3000, नॉन करंट होगा तो ऊपर वैल्यू आएगा। 7 20 1 10 8,30,000। आंसर भी याद रख ले, मैं तुमको बोल रहा हूँ ज्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है, 4 क्वेश्चन दिए है मैंने, उसी में से सब कुछ आ सकता है। आ सकता है क्या? आएगा ही आएगा पे लिख लो। आ सकते वाली बातें करने वाला जमाना गया। ठीक है, वो तो इको भी है, तुमने मेरा देखा नहीं था, तुमको ऐसा था कि नई नई चैनल बनाई है। ठीक है, सर अच्छे लग रहे, दिख रहे, हैंडसम है, गुड लुकिंग है तो देख लेते। अब तो प्रूफ के साथ खड़ा हो भाई। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री सहजानंद लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। हर बार क्या पढ़ने का? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सर ये आपको मैंने दे दिया क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या दे दिया मैंने? सर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है जिसके अंदर ऑफिस सेल्स एक्सपेंस, सेल्स सबसे पहले लिख दो, उसके बाद लिखो अदर इनकम। सर यहाँ पे अदर इनकम क्या है? प्रॉफिट आपकी अदर इनकम है। सर हो गए 2 चीजें। सब कुछ याद करने जाओगे कुछ भी याद नहीं रहेगा, उससे अच्छा क्या है कुछ कुछ चीजें याद रख लो। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी याद रखना ही है तुमको। लेकिन सर यहाँ पे आपको चेंजेस इन स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, यहां से उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा दूर है। क्वेश्चन पढ़ लो, सैलरी, वेजेस, परचेज, डिवेंचर, इंटरेस्ट और प्रोविजन फॉर टैक्स। सर प्रोविजन फॉर टैक्स हमको पता ही है कि ये कहां पे आएगा, लास्ट में जाएगा। पीबीटी माइनस टैक्स अपने जब करेंगे तब लास्ट के 3 स्टेप में प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा। ऊपर की 2 चीजें मैंने भी आपको बता दी यहाँ पे, सेल्स और प्रॉफिट। ये सर पहला है, सेल्स और प्रॉफिट दूसरा है। उसके बीच के अंदर फिर आता है परचेजेस वगैरह, लेकिन वो अपने फॉर्मेट के साथ कर लेते हैं एक बार। सारे के सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के ही है, टेक्स्ट बुक उठाओ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सर आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले सर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम लोग सेल्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सेल्स। सेल्स की वैल्यू कितनी है? 16 लाख। आपने कोई चीज बेची है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो अदर इनकम में आता है। तो सर ये हुआ हमारा फर्स्ट, ये हुआ हमारा सेकेंड, उसका टोटल किया, उसको हमने बोल दिया टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम। सर उसके बाद हमको क्या लिखना है? मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ, मुझे को वो दूर पड़ रहा है। 3 4 5 6 7 8। बीच में एक चीज थी वो अभी नहीं लिखी है, चलेगा, चिंता मत करो, आप यहाँ पे ध्यान दो। अब सर 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर एक आएगा, वो एक वैल्यू नहीं थी, यहां से हटा दिए। परचेज 3 नंबर पे आएगा। ये सीक्वेंस थोड़ी ऊपर नीचे अगर आप कर भी देते हो ना तो पेपर चेकर चला लेता है, याद रखना। अच्छा क्यों चला लेता है? क्योंकि देखो जैसे कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है, अब तो मत नहीं लिखो ना डेप्रिसिएशन, तो समझो यहाँ पे 3 से लेके यहाँ तक की फिगर्स दी हुई थी, उसमें से अगर 1-2 वैल्यू नहीं दी आप मत लिखो। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे करोगे तो चलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए वो है सर शुरुआत परचेज से करो, अंत उसके अदर एक्सपेंसेस से करो। ये चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए।
बीच में आप एक आध ऊपर नीचे कर लोगे तो चलेगा, लेकिन बैलेंस शीट में तो वो भी नहीं चलेगा। आपको बैलेंस शीट के अंदर तो सर वो भी क्लियर चाहिए, उसमें ऊपर नीचे नहीं चलेगा, 20 की 20 लाइन सटीक चाहिए। इसमें ये 3 और 8, ये 3 और नीचे वाला फिक्स रखो, बीच में कुछ एक दो चीजें ऊपर नीचे कर दी तो चला लेते हैं। अब सर इसका कर देते हैं हम पोस्टमार्टम, सम का करते हैं पोस्टमार्टम। आइए सर यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां तक हम सबको समझ में आ चुका है। सबसे पहले सेल्स लिखना है, उसके बाद अदर इनकम लिखनी है जो अगर हमको मिली हो तो, उसके बाद लिखना है सर परचेज, क्योंकि सर परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो सर टोटल इनकम में से हमको टोटल एक्सपेंस माइनस करने, लेकिन सर चेंजेस इन स्टॉक भी तो हमको देखना है। जैसे कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 60,000, शुरुआत में मेरे पास जो स्टॉक था वो 60,000 का था, अंत होते होते वो कितना हो गया, 70,000 का हो गया। यानी कि सर स्टॉक बिका नहीं, माल जितना सेल्स होना चाहिए था उतना सेल्स हुआ नहीं। तो सर चेंजेस इन स्टॉक ऑलवेज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है। वैसे ये चीजें आप अभी फैमिलियर ही हो, मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग उसको क्या बोलते हैं, चेंजेस इन स्टॉक। सर ओपनिंग 60,000 है, क्लोजिंग 70,000 है, 60 माइनस 70 करोगे आपका आंसर माइनस में आएगा। जब भी आपका आंसर माइनस में आता है आपको उसको ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है, ब्रैकेट में। तो देखो 7,10,000 माइनस 10,000 मतलब यहाँ तक का हमारे पास कितना बच गया, 7 लाख रुपीस बच गया। उसके बाद के सर नीचे के 3 चीजें ध्यान से देखो, सैलरी और वेजेस, इसने साथ में लिख दिया, तुम अलग लिखो ऊपर नीचे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉइज के खर्चे थे, इसकी भी गलती है यहाँ पे, मैं तुमको बता रहा हूँ तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी गलती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, लेकिन सर वो टेक्स्ट बुक का है तो तुमको कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा, तुमको मार्क्स देने पड़ेंगे उनको। तो सर सैलरी और वेजेस मैंने एम्प्लॉइज के खर्चे में लिख लिया, एम्प्लॉइज के खर्चे यही होते हैं, ठीक है। सैलरी वेजेस किसका खर्चा है वो तो पता चलेगा ना, कि सैलरी हम देते किसको है, एम्प्लॉइज को देते, तो किसका खर्चा हुआ, एम्प्लॉइज का, उसमें लिखो। डिबेंचर इंटरेस्ट और ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, तो सर वो सब लिख दिया, टोटल वैल्यू हुआ 13 लाख। अब सर 16,26,000 में से 13 लाख रुपए अगर हम माइनस कर रहे हैं तो बचता कितना है, 3,26,000। सर इसी को हम बोलते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सर माइनस टैक्स करेंगे तो हमको पता है 1,63,000 आता है, सर उसको माइनस कर दो वैल्यू को, व्हाट्स योर आंसर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आएगा आपका, 1,63,000। अब सर यहाँ पे दोनों की दूसरी इफेक्ट होगी, ये जो टैक्स है वो जाएगा 9 नंबर पे और प्रॉफिट है वो जाएगा 2 नंबर पे आपके बैलेंस शीट में। सर 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए, उसको है ना एटलीस्ट एक एक दो बार गिन लो, आपको भले ऊपर कुछ गलती भी हो जाए लेकिन तुमको आंसर याद होना चाहिए कि आंसर इसका यही था, ठीक है। फिर मार मचोड़ के आंसर तो तुम ला दोगे, मुझे उतना तो यकीन है तुम लोगों पे, क्योंकि अगर वो भी नहीं करना होता तुमको तो तुम आज ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते। 4th क्वेश्चन सर हमारा, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है पूरे का पूरा, जिसके अंदर अब मैं फुल क्वेश्चन लेके आ गया हूं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी है, जिसमें बैलेंस शीट भी है। इन्वेंट्रीज हमको पता है सर 16 नंबर स्टॉक, 10 पे टेंजिबल, इक्विटी सर 5,000 मल्टीपल बाय 100, 5 लाख वैसे तो दिया हुआ ही है, 1 नंबर पे लिखना है। सेल्स सर कहां जाएगा, पीएनएल में 1 नंबर पे, और अदर इनकम पीएनएल में 2 नंबर पे। कितना इजी हो गया सर, ये जाएगा पीएनएल में, अब तो पता ही एक्सपेंस में है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग सर कहां जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग याद करो, बीएलपी, बे लल्लू पैसा दे, अपने ललित रख लेते, बे ललित रुपए दे, तो ये जाएगा 3 नंबर पे। सर फाइनेंस कॉस्ट सर पीएनएल में जाएगा, मैंने आपको बोला था थोड़ा ऊपर नीचे तो चिंता मत करना। ट्रेड पेएबल किसे बोलते हैं आप बताओ मुझे, चलो। ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल, सर कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में तुमको छोटी सी चीज देके पूरा घुमा दिया। अब अगर यहाँ पे तुमने कौन सी अमाउंट देखो, इसमें से एक चीज आएगी 7 पे, एक आएगी 17 पे। अब तुम समझो, मैं समझा देता हूं तुमको। ट्रेड पेएबल यानी कि सर हमने कुछ व्यापार किया है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, पेएबल का मतलब होता है पे करना। तो सर आप ऐसा कौन सा व्यापार करते हो जिसमें हमको रुपए देने पड़ते हैं, सेल्स नहीं करते, परचेज करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसा कौन सा ट्रेड करते हैं जिसमें हमको रुपए देने पड़ते हैं तो हमने परचेज करते हैं। सर परचेज किससे करते हैं, क्रेडिटर्स से करते हैं। यानी कि सर ट्रेड पेएबल 7 नंबर पे आएगा और ट्रेड रिसीवेबल 17 नंबर पे आएगा। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि कौन, कंज्यूमर, कस्टमर, जिसको हमने माल बेचा वो हमको रुपए देगा। याद रखो ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल, कंफ्यूज मत होना। सर कैश एंड बैंक बैलेंस मैंने आपको बताया था 18 नंबर पे आएगा। डेप्रिसिएशन सर खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सर ये जो दिया हुआ है कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं बोलता हूँ तुमको एक एक वर्ड है ना, एक एक वर्ड दो वर्ड चेंज करके तुम्हारे सम बिगाड़ देंगे पूरे ये लोग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या बोलते हैं,
परचेज बोलते हैं। और सर ये परचेज आएगा 3 नंबर पे। फिर आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये मैं कितनी बार बताऊं तुमको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा, याद करो। चलो ठीक है, याद आ गया होगा। इसी तरीके से आपको सम सोल्व करना है। सर देखते ही पूरा उसको है ना स्कैन मार देना है, अपनी आंखों से उसको एक्सरे कर लेना है सम को। सर ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा आपका बैलेंस शीट। सर देख लेते सबसे पहले हमने क्या किया, सेल्स लिखा। सेल्स में हमने अदर इनकम को प्लस कर दिया, तो 750 प्लस 20 770, इसको बोल दिया टोटल इनकम। सर आप 1 और ए नहीं लिखोगे ना तो चलेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टोटल इनकम यहाँ पे लिख देना 717। फिर सर एक्सपेंसेस लिख दिया। सबसे पहले हमारा आता है परचेज। अब उसके बाद सर आप लिख दो, परचेज के बाद आप आने दो एम्प्लॉइज को, फाइनेंशियल कॉस्ट, फिर डेपरी और फिर अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस थे नहीं, मैंने डेस्क कर दिया। इन सबका टोटल किया 517 आया। 770 माइनस 570 मतलब सर 2 लाख रुपीज बचता है। मेरे को टैक्स दिया हुआ था 80,000, तो मतलब सर यहाँ पे बच गया 120। अब इधर आओ सर, ये जो 80,000 है वो जाएगा 9 नंबर पे, और जो प्रॉफिट है वो जाएगा 2 नंबर पे। सर चेक करते पहले ये वैल्यू, क्या यहाँ पे 2 नंबर पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है? जी हाँ। क्या 9 नंबर पे आपको टैक्स दिया हुआ है? जी हाँ। मतलब सर आपका दो चीजें इज्जत से हो गया। फिर ये तो आप भूल ही नहीं पाओगे ना, बीएलपी। देखो उसने पूरा नहीं लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही लिखा। आप ये कर सकते हो तो आपको फॉर्मेट की चिंता नहीं है। लेकिन अगर आप अनसिक्योर हो, आपकी मास्टरी नहीं है चैप्टर में, रट्टा मारा हुआ है मेरा वीडियो देख के, पूरा फॉर्मेट छाप दो पहले तो, ठीक है। और उसके अंदर एक चीज ऊपर नीचे हो जाए, ज्यादा लोड नहीं लेने का, कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 7 पे क्रेडिटर्स और 17 पे डेटर्स। कहां गए 17, मेरे को भी ढूंढने पड़े, देखो। तो 7 पे क्रेडिटर, सर क्रेडिटर को क्या बोलते हैं? पेएबल्स बोलते हैं। क्रेडिटर को पेएबल्स बोलते हैं क्योंकि हमको पे करना है। डेटर्स को रिसीवेबल बोलते हैं क्योंकि हमको वहां से वो मिलने वाला है। सर क्रेडिटर्स और डेटर्स, हमारा काम यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे देखो सर, शेयर कैपिटल हमने बोल दिया था 1 नंबर पे आता है, सबको पता होता है, कुछ नई चीज नहीं थी। पूरी लायबिलिटी खत्म हो गई 11,50,000, यानी कि सर दूसरा आंसर जो आएगा वो भी 11,50,000 ही होगा। मार मचोड़ के यहाँ पे पहले लिख दो 11,50,000, फिर देखेंगे कैसे लाना है, ठीक है। अगर नहीं याद रहे तो पहले लिख दो। सर ये तो असेट ही थी, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही थे, सर खत्म हो गया। 16 नंबर पे स्टॉक आता है, सम खत्म। सम बहुत छोटा होता है लेकिन लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिक समझाने के लिए पूरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। सर होमवर्क के अंदर आपके लिए क्या है, होमवर्क के अंदर मेरे पास पड़ा है आपके लिए एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस। वो आपको भी पता है कि एक्सरसाइज के जो 2 आखिरी के क्वेश्चंस है, मे भी उसका नंबर 13 या 14 होगा, वो आपको गिन लेने, वही आपका होमवर्क है। दोपहर के जब भी लाइव लेक्चर में आप आओ, शेयर कैपिटल अभी पढ़ने जा रहे हैं हम, शेयर कैपिटल के बाद आप मुझे होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा सर मैसेज के अंदर कि सर हमने वो सम कर लिए हैं। ये रहा आपका फाइनल अकाउंट 11 मार्क्स का, ठीक है। तो माउंटेन ड्यू का जमाना गया, माउंटेन ड्यू से डर नहीं खत्म होता, एडुकेट कॉमर्स में आ जाओ, सब डर को खत्म कर दूंगा मैं। चलो सर मिलते हैं लाइव लेक्चर में शेयर कैपिटल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।